हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 हिस्ट्री पार्ट 8 नगरों और गांवों का जीवन इस चैप्टर को पूरे अच्छे से समझाऊंगी, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगी। ठीक है, इस चैप्टर में आपको मेरा नोट्स काफी लंबा चौड़ा नहीं मिलेगा, पूरा पॉइंट्स में मिलेगा, लेकिन आपको पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप केवल मेरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए और नोट्स को पढ़िए और प्रश्नोत्तर को कीजिए। आपका जो एग्जाम का पूरा तरीके से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, मेरे अनिमा क्लास में आपको 6 से 12 तक के हर स्टूडेंट्स का हर चैप्टर का हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे अनिमा क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको 6 से 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पार्ट को स्टार्ट करती हूँ और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ग्रामीण जीवन, यानी कि ग्रामीण जीवन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद लोहे का उपयोग। ग्रामीण जीवन में लोहे का उपयोग किस प्रकार का, मतलब लोहे का उपयोग कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। कृषकों का विभिन्न वर्ग, फिर कृषकों के विभिन्न वर्ग में जो होता है उसमें जानेंगे कि लोहे का उपयोग कैसे हुआ, विभिन्न वर्ग क्या क्या थे कृषक के। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि विभिन्न वर्ग में जो कृषक आते थे वो 3 प्रकार के होते थे। उनवार, ठीक है, भूमिपति लोगों को कहा जाता था। फिर वेलल्ला, ठीक है, और तो और जो थर्ड होता था उस भूमिहीन जो होते थे उन्हें दास या फिर कर्मकार कहा जाता था। तो ये सब विभिन्न वर्ग के बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी नगरीय या शहरी जीवन। फिर नगरीय और शहरी जीवन किस प्रकार का था इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले होगा कला और शिल्प। सबसे पहले कला और शिल्प के बारे में पढ़ना है। फिर सेकेंड में व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ना है, यानी व्यापारिक संबंध उस टाइम पे किस प्रकार का था। ठीक है, बाकी सारे देशों से इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे श्रेणी। श्रेणी उस टाइम पे श्रेणी किसे कहा जाता है, श्रेणी का क्या अर्थ है। ठीक है, श्रेणी के क्या क्या कार्य है, फिर उसका उद्देश्य क्या है, इसके ये सब सारा कुछ मैं आप लोग बताऊंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में बताऊंगी महत्वपूर्ण शहर और नगर। फिर नेक्स्ट में बताऊंगी कि महत्वपूर्ण शहर क्या क्या है, नगर क्या है। ठीक है, वहां पे क्या क्या मेन वर्क थे, ये सब सारा कुछ मैं बताऊंगी। फिर नेक्स्ट में एक पढ़ाऊंगी केस स्टडी जो अभी के वर्तमान के तमिलनाडु में है, अरिकमेदु सोपारा, ये सब सारा कुछ के बारे में बताऊंगी। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट मेरा रहेगा पाठ का सार, यानी कि ये इस पूरा पाठ में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है इस पूरा पाठ का सार के रूप में आप लोगों को मैं दूंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग का स्टूडेंट्स ग्रामीण जीवन, लोहे का उपयोग, यानी कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ग्रामीण जीवन में लोहे का उपयोग किस प्रकार से हुआ। ठीक है, पहला है कृषि में लोहे का उपयोग। कृषि में लोहे का उपयोग यानी कि खेती करने में जो है लोहे का उपयोग किस प्रकार से हुआ। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। लोहे से बने औजार जैसे कुल्हाड़ी, हल और फाल आदि, खेती आसान हुई और उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी कि लोहे से बने हुए जो उपकरण थे, यानी कि जो औजार थे जिससे खेती करने में आसानी होता था, जैसे कि कुल्हाड़ी, हल, फाल, ये सब सारा कुछ, तो उससे वो जो थे वो लोहे के बने होते थे, तो उससे खेती करने में काफी ज्यादा लोगों को आसानी होने लगी और फिर उसमें जो उत्पादन है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि होने लगी, यानी कि उत्पादन जो है वो काफी तेजी से बढ़ने लगा। जंगल काटकर नई भूमि खेती के लिए उपलब्ध हुई। फिर खेती को धीरे धीरे बढ़ावा मिलने लगा, यानी कि खेती को फिर बढ़ाया जाने लगा। तो क्या हुआ कि जो जंगल के एरिया जो होते थे उन लोगों को काट छाट करके और फिर वहां पे भी लोग जो है वो अपना गुजर बसर के लिए और फिर खेती करना वहां पे भी स्टार्ट कर देते हैं। सिंचाई के साधन, फिर जानेंगे कि सिंचाई के साधन यानी कि सिंचाई करने के लिए, यानी कि पटवार करने के लिए, खेती के लिए सिंचाई के क्या क्या साधन थे, जैसे नहर, कुएं और तालाब। सेकंड में है अन्य व्यवसायों में लोहे का उपयोग। खेती के अलावा और भी अन्य व्यवसाय में लोहे का उपयोग किस प्रकार का हुआ। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। कारीगरों ने औजार बनाने में लोहे का उपयोग किया। विभिन्न शिल्प कार्यों में विकास हुआ। जो कारीगर थे यानी कि जो नक्काशी वगैरह करते थे वो लोग जो है वो भी शिल्पकारी करने में औजारों का काफी इस्तेमाल करने लगे, यानी लोहे के बने औजार का इस्तेमाल करने लगे
कारीगरी करने में, यानी कि कुछ भी कला वगैरह करने में, ठीक है, जिससे जो है वो शिल्पकारों की काफी वृद्धि हुई। यानी कि जो शिल्पकारिता है, यानी कि जिससे कारीगर वगैरह किया जाता था, जो शिल्पकार थे वो लोगों का काफी वृद्धि हुआ है, ठीक है, यानी कि वो लोगों का आमदनी बढ़ने लगा। तीसरा है युद्ध में उपयोग। फिर थर्ड में हम लोग जानेंगे कि लोहे का जो उपयोग है वो युद्ध में किस प्रकार हुआ। लोहे के हथियार बनाए जाने लगे, सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। तो युद्ध में किस प्रकार से हुआ कि लोहे, मतलब युद्ध के लिए जो है वो लोहे का ही इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी लोहे के जैसे तीर वगैरह, भाला, ठीक है, ये सब सारा कुछ बनाया जाने लगा, और जिससे सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई, यानी कि जो सैनिक ताकत था वो काफी ज्यादा वृद्धि होने लगा, जिससे युद्ध जो है वो आसानी से जीता जा सके, ठीक है। चौथा है सभ्यता पर प्रभाव, यानी कि जो सभ्यता उस टाइम जो बसा हुआ था नगरों में या फिर शहरों में, तो वो सभ्यताओं में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि लोहे का उपयोग होने लगा तो हर काम जो है वो आसानी से होने लगा था। लोहे की खोज से सभ्यता का तेजी से विकास हुआ। लोहे की खोज से क्या हुआ कि सभ्यता का तेजी से विकास हुआ, यानी कि जो भी काम वगैरह होता था वो लोहे से जल्दी होने लगा। जैसे लोहे की गाड़ियां जो बनने लगी, लोहे के उपकरणों से लोग खेती करने लगे, युद्ध शक्ति में फिर लोहे का उपयोग होने लगा, फिर सिंचाई वगैरह करने में भी लोहे का उपयोग होने लगा, ठीक है, अन्य व्यवसाय में भी होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कृषकों के विभिन्न वर्ग। फिर हम लोग जानेंगे ये जो कृषक थे, यानी कि जो खेती लोग थे, जो खेती करते थे, उन लोगों का विभिन्न वर्ग किस प्रकार का था, यानी कि वो जो थे वो किस किस वर्ग में बटे हुए थे, इसके बारे में जानेंगे। पहला है दक्षिण भारत, जिसे तमिल क्षेत्र कहा जाता है। दक्षिण भारत के तरफ के बारे में जानेंगे सबसे पहले, जिसे भूपति कहा जाता है, और जो बड़े जमींदार होते थे। सबसे पहला जो था वो था भूपति, जो बड़े जमींदार होते थे। दूसरा है उनवार, जिसे सामान्य किसान कहा जाता है, और तीसरा कैडेशियर, यानी जैसे आदिमई, उसे भूमि श्रमिक या फिर दास कहा जाता है। तो कृषक के विभिन्न प्रकार जो थे, विभिन्न वर्ग जो थे वो 3 प्रकार के थे। पहला क्या था कि सबसे पहला था जो भूमिपति होते थे, यानी कि जो जमींदार होते थे, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, यानी कि जो खेती करने के लिए लोगों को दिया करते थे जमीन, ठीक है, उन्हें बड़े बड़े जमींदार उसे कहा जाता था, यानी उसे भूपति कहा जाता था। पहला वर्ग में वो लोग आते थे। दूसरे वर्ग में जो आते थे उन्हें कहा जाता था उनवार, यानी कि जो सामान्य कृषक होते थे, यानी कि जिनके पास खुद का खेत होता था और फिर वो खुद का खेत में ही खेती करके और अपना गुजर बसर करते थे। और तीसरा होता था दास के रूप में काम करते थे, यानी कि वो जो होते थे वो किसी का खेत में जाकर के और श्रमिक के रूप में काम करते थे, यानी कि रोज काम करते थे, और रोज का हिसाब से उन्हें दैनिक दिनचर्या के हिसाब से उन्हें पैसा दे करके और किया जाता था, ठीक है। तो वो जो होते थे वो दूसरों के खेत में खेती का काम करते थे, ठीक है, और उन्हीं से उनका गुजर बसर होता था। दूसरा, फिर खान हम लोग जानेंगे उत्तर भारत, दक्षिण भारत के बारे में पढ़े, अब उत्तर भारत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है ग्राम भोजक, गांव का प्रमुख सबसे बड़ा भूस्वामी, जिसका कार्य होता था न्याय, सुरक्षा और कर वसूली। ग्राम भोजक जो होता था वो गांव का भूस्वामी होता था, यानी गांव का पूरा रख रखाव जो होता था वो उसी के अंडर में होता था, और वो बहुत बड़े दर्जे का जो था वो भूस्वामी होता था, यानी कि बहुत बड़ा भूस्वामी होता था, यानी कि उसका जो वो काफी बड़े इलाके में भूस्वामी, यानी कि काफी बड़े इलाके का वो अकेला मालिक होता था, और वही पूरे इलाके को अच्छी तरीके से वही देखता था कि कहाँ पे क्या घट रहा है या फिर क्या वर्क होना चाहिए, उसके बारे में ग्राम भोजक ही पूरे उस इलाके के अंडर का जितना भी सारा वर्क होता था वो ग्राम भोजक ही देखता था। उसका मुख्य कार्य होता था कि न्याय, ठीक है, यानी कि लोगों का न्याय करना। फिर दूसरा होता था सुरक्षा प्रदान करना लोगों के लिए, और तीसरा होता था कर वसूली, यानी कि जो नगर थे उन नगरों में से जो भी लोग होते थे, यानी कि जैसे कोई खेती कर रहा है या फिर कोई व्यवसाय कर रहा है, तो ग्राम भोजक जो होता था उनसे कर भी वही वसूलता था, ठीक है। फिर गिरिपति के बारे में जानेंगे, जिसे छोटे भूस्वामी, ठीक है,
गिरिपति जो होता था, जैसे ग्राम भोजक जो होते थे वो बड़े भूस्वामी होते थे, यानी कि बड़े से इलाके का वो अकेले मालिक के तौर पे होते थे कि यानी वो पूरे इलाका जो है वो उसी के अंडर में होता था। बट जो गिरिपति होता था वो छोटे भूस्वामी होते थे, यानी कि छोटा सा कोई इलाका होता था, यानी छोटे सा पार्टिकुलर कोई एरिया का वो भूस्वामी होता था, यानी कि पार्टिकुलर एरिया का वो निर्णायक होता था, या फिर कहा जा सकता है कि उसी के वो छोटा सा इलाका ही उसके अंडर में आता था। ठीक है, फिर वो छोटा सा इलाके को ही वो देखता था, वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या घट रहा है, ठीक है, ये सब सारा कुछ वो देखता था। फिर उसके बाद थर्ड या फिर कर्मकार, जिसे मजदूर वर्ग कहा जाता था। ठीक है, फिर तीसरा वर्ग कौन सा होता था, क्या बोलते हैं, दास या फिर कर्मकार, जिसे मजदूर वर्ग कहा जाता है, यानी कि जो मजदूरी वगैरह करता था। ठीक है, उसे कर्मकार या फिर दास कहा जाता था। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों के बारे में आप लोग बता दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नगरीय यानी शहरी जीवन कला और शिल्प कला। ठीक है, नगरीय जीवन कला यानी कि जो नगर में यानी कि जो शहर में बसे हुए लोग थे उन लोगों का जीवन किस प्रकार का था। ठीक है, और वो शिल्प का वो उनकी शिल्पकर्ता कैसी थी, यानी कि शिल्प कार्य में वो कैसे थे, इसके बारे में जानेंगे। पहला है हम लोग का शिल्पकारों की उपस्थिति, यानी कि शिल्पकार जो होते थे यानी कि जो बुनाई वगैरह करते थे उन लोग की उपस्थिति के बारे में जानेंगे। गांव और शहरों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, सुनार आदि शिल्पकार होते हैं। ये लोग विभिन्न वस्तुएं बना करके जीवन यापन करते थे। गांव और शहरों में जैसे कुम्हार, ठीक है, लोहार, शिल्पकार, ये सब सारा कुछ जो होते थे ये जैसे तैसे करके कुछ कुछ बना करके, जैसे कुम्हार जो होता था वो बर्तन बनाता था, लोहार जो होता था वो लोहे का सामान को वस्तुओं को बनाता था, फिर जो शिल्पकार होते थे वो कपड़े आदि वगैरह बना देते। तो ये तीनों ये लोग जो होते थे ये किसी तरह से कुछ बना करके और फिर वो जो होते थे वो उन चीजों को बेच करके बना करके और बेच करके अपना जीवन यापन को चलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नगरों का विकास। फिर नगरों का विकास किस प्रकार हुआ इसके बारे में जानेंगे। महाजनपद काल में शहर काफी विकसित हुए, व्यापार और शिल्प का विस्तार हुआ। यानी कि महाजनपद काल में जनपद के बारे में आप लोग बता चुकी हूँ। महाजनपद किसे कहा जाता है, महाजनपद उससे कहा जाता है जिसे मतलब जिसमें कई सारे जनपद मिल करके और एक महाजनपद बनाते थे, यानी कि कई राज्य मिल करके एक बड़ा राज्य बनाते थे जिसे महाजनपद कहा जाता था। तो महाजनपद के काल में, ठीक है, महाजनपद के काल में शहर काफी तेजी से विकसित हुआ था। ठीक है, व्यापार और शिल्प का विस्तार हुआ। जब महाजनपद के काल में जब शिल्प का विकसित हुआ यानी कि व्यापार का विकसित हुआ तो फिर उस टाइम शिल्प का भी काफी ज्यादा विकास होने लगा, यानी विस्तारित रूप से वो फैलने लगा। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि नगरीय जीवन में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार का था। बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए शहरों के चारों ओर मजबूत दीवारें बनाई जाती थी। उस टाइम पे सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार का था, यानी कि उस टाइम पे सुरक्षा व्यवस्था जो था वो काफी कठिन था, यानी कि उस टाइम पे बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए जो होता था वो चारों ओर से दीवारें घेरी जाती थी। ठीक है, किले के चारों ओर से बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए शहर के यानी कि पूरा शहर, सपोज दैट ये इलाका है, ठीक है, ये इलाका पूरा शहर है, तो ये शहर के चारों ओर तरफ जो है वो दीवारों से उसे घेर दिया जाता था ताकि बाहरी जो आक्रमण हो रहा है उससे बचा जा सके और किसी का नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, जान मान का हानि ना हो इसलिए। ठीक है, पांचवा है शिल्पकला का स्तर। इसके बाद जो नगरीय जीवन में जो था वो शिल्पकार का स्तर के बारे में जानेंगे, यानी कि शिल्पकार लोग जो थे, शिल्पकारी जो करते थे उन लोगों का स्तर किस प्रकार का था, यानी कि उन लोगों का जो व्यवसाय वो था वो किस स्तर पर था। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। खुदाई में सुंदर मिट्टी के बर्तन मिले, इससे शिल्पकला का उच्च स्तर का पता चलता है। खुदाई के टाइम पे
यानी कि जो खोजकर्ता थे, ठीक है, या फिर जो इतिहास करता है, उनको खुदाई के टाइम पे जो सभ्यता जो बसा हुआ था वहां पे, यानी कि जो नगर बसा हुआ था, तो उस टाइम पे जो भी लोग यूज करते थे सामानों को, तो वो जो सामान जमीन के अंदर में उस टाइम पे यूज करते थे, तो वो काफी सारा जो सामान था वो जमीन के अंदर चला गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सभ्यता आरंभ हुआ था तो लोग धीरे धीरे लोग बसना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले क्या हुआ कि वो जो लोग होते थे वो सबसे पहले नदी के किनारे रहना स्टार्ट किए थे, झोपड़ी वगैरह बना करके, ठीक है। फिर रहना वहां पे स्टार्ट किए, तो वहां पे रहते रहते फिर वो गाय वगैरह पालना स्टार्ट किए। फिर उन लोगों के दिमाग में आया कि व्यवसाय को स्टार्ट किया जा सके, तो फिर वो सारा कुछ करने लगे। कोई कुम्हार बनने लगा, कोई सिपाही काम करने लगा, ठीक है, ये सब सारा कुछ करने लगे। तो लोग वहां पे क्या होने लगे, स्थगित होने लगे, यानी कि जो लोग थे वहां पे वो बसने लगे थे। तो सभ्यता कारण इस प्रकार से हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और क्या रीजन था नदी किनारे बसने के कारण, कि वहां पे जो होता था, एक तो सबसे पहले पानी की सुविधा हो जाती थी, और प्लस चरवाहे के लिए चरवाहा मतलब पास ही होता था, यानी कि जो भी वो लोग पशु पालते थे, तो उन लोगों को चराने के लिए जो चारागाह जो होता था वो पास ही मिल जाता था, यानी कि नदी होता था तो फिर वो उधर ही पास में जंगल भी होता था, जिसमें लोग जाते थे और अपने पशुओं को चरा करके और आ जाते थे। तो पशुओं को चरा करके आ जाने के बाद फिर वो उन लोगों से दूध वगैरह निकाल के फिर दूध वगैरह भी बेच करके अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तो उसमें उस टाइम पे ये भी होता था धार्मिक नीति में कि अगर कोई मर गया है, ठीक है, तो मरने के टाइम उसके शव के साथ, यानी कि उसका जो बॉडी है उसके साथ उसका कुछ कपड़ा या फिर उसके कुछ खाने वगैरह का सामान, पानी वगैरह, मतलब उसके साथ साथ सारा कुछ दफन कर दिया जाता था। तो जो इतिहास करता थे उन लोगों को खुदाई के टाइम पे वहां से काफी चीजें जैसे कि रंगाई के बर्तन मिले, तो उन लोगों को इतिहासकर्ता को पता चला कि उस टाइम सभ्यता जब आरंभ हुआ था, यानी सभ्यता जब बसा था, यानी कि जब नगर बसा था, तो वहां के जो लोग होते थे वो शिल्पकर्ता भी काफी अच्छे थे, यानी कि जो डिजाइन वगैरह अच्छे बनाते थे, ठीक है। खुदाई में सुंदर मिट्टी के बर्तन मिले, इससे शिल्प कला का उच्च स्तर का पता चलता है। इतिहासकार क्या बोलते हैं कि खुदाई के टाइम पे जो भी रंग किए हुए जो बर्तन वगैरह मिले हैं, इससे जो है उस टाइम के नगर सभ्यता के जो लोगों के शिल्पकला के बारे में अच्छे से पता चलता है, यानी कि वो जो लोग होते थे वो शिल्पकला में काफी ज्यादा उच्च स्तर के होते थे, इसके बारे में उन्हें पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार और वाणिज्य। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे कि व्यापार और वाणिज्य में क्या क्या हुआ, ठीक है। यानी व्यापार और वाणिज्य, यानी कि व्यापार करने में, और वाणिज्य मतलब भी व्यापार, ठीक है। पहला है विदेशी यात्रियों का वर्णन। सबसे पहले हम लोग विदेशी यात्रियों के बारे में जानेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय यानी जो विदेश से आकर के और व्यापार करते थे उनका वर्णन के बारे में जानेंगे। विदेशी यात्री, व्यापारी और नाविकों ने भारतीय शहरों का वर्णन किया। एक यूनानी नाविक ने गुजरात के भरूच का उल्लेख किया। विदेशी यात्री जो होते थे वो नाविक वगैरह का काफी ज्यादा वर्णन किया है, और विदेशी यात्री में एक यूनानी थे, वो भरूच शहर का काफी ज्यादा वर्णन किया है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो भरूच शहर है, यानी कि जिसमें काफी ज्यादा वहां पे भरूच शहर में वहां पे काफी ज्यादा बर्तन वगैरह मिले हैं, यानी पुराने बर्तन वगैरह मिले हैं, जैसे कि कांसा, तांबा वगैरह का, ठीक है। तो जो यूनानी जो है उस टाइम के जो भरूच शहर है उसके बारे में भी काफी वर्णन किया है, ठीक है। दूसरा है आयात। आयात के बारे में जानेंगे, यानी कि जो आयात यानी क्या होता है कि जो विदेशों से हमारे देश में जो माल आ रहा है, यानी कि विदेश से जो भी वस्तु हमारे देश में पहुंचाया जा रहा है। तो क्या क्या पहुंचाया जाता था, जैसे सोना चांदी के सिक्के, तांबा, टीन, शीशा, शराब आदि वस्तुएं विदेश से आती थी। तो क्या क्या आता था, सोना और चांदी के सिक्के आते थे, शीशा आती थी, टीन आते थे, ठीक है, और तो और शराब भी आता था। ये सारा वस्तु जो होता था वो विदेश से यानी कि अन्य देशों से हमारे देश में लाया जाता था, पहुंचाया जाता था, ठीक है। उसके बाद थर्ड में हम लोग जानेंगे निर्यात। यानी कि निर्यात का मतलब होता है कि हमारे शहर से
दूसरे शहर में, मतलब हमारे देश से दूसरे देश में यानी अंतर्राष्ट्रीय देशों में जो सामान्य यानी वस्तुएं जो पहुंचाई जाती थी उसे निर्यात कहा जाता है। तो क्या क्या पहुंचाया जाता था? कपास, रेशम, हाथी दांत, इत्र, कीमती पत्थर जिसे कोमेत कहा जाता है। तो निर्यात की वस्तुओं में सबसे पहले कपास आता था, फिर रेशम आता था, हाथी दांत वगैरह, इत्र, ठीक है। और तो और उस टाइम पे एक पत्थर होता था जिसे कोमेत कहा जाता है। तो उस कोमेत को भी जो हमारे देश के जो लोग होते थे वो अंतर्राष्ट्रीय देशों में निर्यात करते थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय देशों तक पहुंचाते थे, यानी निर्यात करते थे, ठीक है, यानी बेचते थे। अभी भी ऐसा होता है कि वर्तमान में, क्योंकि हर एक जो देश है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर क्योंकि बिना कनेक्ट हुए तो कोई भी व्यापारी, अच्छा कोई भी देश जो है वो चल नहीं सकता, क्योंकि हर देश को किसी न किसी चीज की जरूरत होती ही है। हर देश से कुछ ना कुछ उसे चाहिए ही। जैसे कि मैं आप लोग को बताती हूँ, अभी वर्तमान में जो है वो चीन अमेरिका से जो है ऑयल यानी कि पेट्रोल हो गया, या फिर जो सरसों है, ठीक है, सरसों की खेती यहाँ पे नहीं होती है। तो सरसों यानी कि ऑयल का जो लिक्विड का जो सामान है वो अमेरिका, तिब्बत वगैरह से, चीन वगैरह से हमारे देश में आयात होता है, और यहाँ से बदले में किया जाता है, यहाँ से निर्यात होकर के, जैसे कि कपास जाता है हम लोग का, अभी भी कपास हो गया, फिर काली मिर्च, ठीक है। और तो और यहाँ से जो यहाँ से चिप जाता है, ठीक है, सारा कुछ, ये सब सारा कुछ जो है ये यहीं से जाता है, ठीक है। और तो और हम लोग का इंडिया में ज्यादातर सामान ऐसा होता है जो आयात होता है, कुछ कुछ सामान ही है जो यहाँ से निर्यात हो पाता है, क्योंकि हम लोग का इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत कम है, यानी कि सिर्फ 3% ही जो है मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां से सामान यहाँ पे ज्यादा आता है, और यहाँ से सामान जो है बाकी देशों में कम मात्रा में जाता है, यानी कि कम जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि जो भी सामान बनता है यहाँ का, उसमें काफी कम प्रतिशत है, ठीक है। जैसे कि अमेरिका का जो है वो वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग जो प्रतिशत है आपको मिलेगा वहाँ पे 12%, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा रिसोर्सेस है, यानी कि वहाँ पे जो है वो ज्यादा चीजों का वहाँ पे निर्माण हो पाता है, ठीक है। यहाँ वहाँ क्योंकि वो जो है वो विकासशील देश है हम लोग का देश, और उन लोग का देश जो है वो विकसित देश है, यानी डेवलपमेंट कंट्री है। तो वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे जो निर्यात है वो वहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि वहाँ उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है। खैर, मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी उसके बारे में आगे बताती हूँ। चौथा है व्यापारिक संबंध। फिर व्यापारिक संबंध के बारे में जानेंगे कि जो एक देश है वो दूसरे देश से व्यापारिक संबंध किस प्रकार का होता है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगी मैं आप लोग को। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच व्यापार, रोम साम्राज्य के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित। उत्तर भारत यानी कि जो नॉर्थ है, और दक्षिण भारत यानी कि जो साउथ है। उत्तर और साउथ इंडियन की तरफ से इन लोगों में काफी ज्यादा जो व्यापारिक संबंध होते थे ये काफी ज्यादा होते थे, क्योंकि जो नॉर्थ साइड जो भी वस्तुएं जो पनपते हैं वो जो है साउथ साइड ज्यादा नहीं पनप पाते, और जो साउथ साइड ज्यादा जो वस्तुएं पनपते हैं वो नॉर्थ साइड नहीं पनप पाते। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि जो नॉर्थ साइड है, ठीक है, यानी कि जो साउथ साइड है वहां पे काफी ज्यादा धूप की मात्रा होती है, इसलिए आप लोगों को वहां पे मिलेगा कि जो अभी भी जो साउथ साइड जो इंडियन रहते हैं वो लोग काफी काले होते हैं, क्योंकि वहां पे जो है वो धूप की मात्रा काफी ज्यादा रहती है, इसलिए वहां पे जो साग सब्जी वगैरह ज्यादा वहां पे नहीं पनप पाता है। आपको वहां पे ज्यादा क्या क्या मिलेगा? कॉफी मिलेगा, चाय मिलेगा, फिर काली मिर्च वगैरह इधर ज्यादा होता है, ठीक है, साउथ की साइड। और उत्तर की साइड क्या होता है? वहां पे वहां का जो मिट्टी है, ठीक है, वो पूरा समतल टाइप का है, ठीक है। तो वहां पे ज्यादातर आपको खेती की वस्तुएं मिलेंगी, यानी कि साग सब्जी वगैरह मिलेगा, दाल वगैरह मिलेगा, धान, गेहूं, ये सब सारा कुछ मिलेगा। तो इस तरह से तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक जो संबंध थे वो काफी ज्यादा थे, ठीक है। रोम साम्राज्य के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित थे, यानी रोम साम्राज्य जो होता था उस टाइम पे
उसके साथ भी जो व्यापारिक संबंध था, यानी कि व्यापार करने के लिए जो संबंध बनाया गया था, वो भी काफी ज्यादा स्थापित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी व्यापारी का भूमिका, यानी कि विदेशी व्यापारियों की क्या क्या भूमिका है, इसके बारे में जानेंगे। विदेशी व्यापारी राजा के लिए विशेष उपहार लाते थे। विदेशी व्यापारी जो होते थे वो राजा के लिए विशेष उपहार लाते थे। मैं आप लोग बताती हूँ, जैसे जो अंग्रेज होते थे, ठीक है, तो अगर वो राजा के पास जाते थे, आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में, तो वो जब राजा के पास जाते थे वो कुछ ना कुछ भेंट या उपहार लेकर के राजा के पास जाते थे। ठीक है, और उपहार लेकर के जाते थे और फिर वो बोलते थे कि मुझे ये चीज चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, तो वो पहले कुछ ना कुछ उपहार लेकर के जाते थे। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो विदेशी व्यापारी जो होते थे वो राजा के पास कुछ ना कुछ उपहार लेकर के जाते थे और बदले में कुछ अगर उन्हें व्यापारी के संबंध में कुछ भी चाहिए होता था, या फिर मतलब सपोज डैट कि मुझे इतना क्या बोलते हैं, मुझे इतना व्यापार का सामान चाहिए, ठीक है, यानी विदेशों में भेजना है, ये हो गया, या फिर मुझे यहाँ पे व्यापार करना है, इस संबंध में भी राजा, क्योंकि उस टाइम पे भूस्वामी तो राजा ही ना होता था, तो राजा से ही वो विदेशी जो होते थे वो व्यापार करने की अनुमति लेते थे और फिर व्यापार करते थे। अंग्रेज भी आया था तो अनुमति लेकर के ही ना आया था कि मैं यहाँ पे बस व्यापार करूंगा, फिर वो धीरे धीरे बसते चले गए थे। ठीक है, फिर लास्ट है मुद्रा का प्रचलन। फिर मुद्रा का प्रचलन के बारे में जानेंगे कि मुद्रा जो है वो किस प्रकार से प्रचलित हुआ, यानी कि मुद्रा का जो उपयोग है वो किस प्रकार से हुआ। तांबा और चांदी के ठप्पेदार सिक्के मिले हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त होकर मुद्रा प्रणाली शुरू हुई। इतिहासकारों को, यानी कि जब सभ्यता आरंभ हुआ था, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सभ्यता के टाइम पे, उस टाइम पे पहले लोगों के पास मुद्रा वगैरह नहीं होती थी, यानी कि पैसा नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, सामानों की अदला बदली करते थे, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा वो अपना गुजर बसर चलाते थे। सपोज डैट कि अगर किसी के पास गेहूं है, ठीक है, और किसी के पास कपड़ा है, तो वो क्या करते थे कि एक दूसरे से सामान एक्सचेंज करते थे कि आप मुझे गेहूं दे दीजिए, यानी अनाज दे दीजिए, और मैं आपको दूध वगैरह या फिर कपड़ा कुछ भी दे दूंगा। तो इस तरह से वो लोग अपना जरूरतों को पूरा करते थे, यानी सामानों की अदला बदली करके। वस्तु विनिमय प्रणाली से उस टाइम पे जो सभ्यता होता था, उस टाइम पे वो चलता था। सभ्यता यानी कि नगर का बसना, ठीक है, नगरों का विकास हुआ था, तो उस टाइम पे वैसा ही होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सिक्के का इस्तेमाल किया जाने लगा। जो राजा होते थे वो सिक्के का ठप्पेदार सिक्के का, यानी जो उस टाइम पे जैसे चांदी और सोने के जो सिक्के होते थे, चांदी, सोने, तांबे, ये सब सिक्के का सबसे पहले चांदी और तांबा का सिक्का आया था। ठीक है, ये दोनों ठप्पेदार होते थे, यानी कि वो काफी अलग ढांचे का होता था। अभी का जैसे सिक्का उस टाइप का नहीं होता था, चरखुट टाइप का होता था, ठीक है, और कुछ ऐसे टाइप का होता था। तो वो जो सिक्के होते थे, ठप्पेदार सिक्के, वो उन सिक्कों का फिर धीरे धीरे यूज होने लगा। तो फिर लोगों ने मुद्राओं को मतलब उपयोग करना स्टार्ट कर दिया और वस्तु विनिमय प्रणाली को बंद कर दिया। उससे क्या होता था वस्तु विनिमय प्रणाली से कि अगर ये चीज चाहिए, ठीक है, यानी कि मुझे अगर दूध चाहिए तो मैं आपको गेहूं दे रही हूँ, तो इसमें लॉस जो होता था वो जो गेहूं देता था उसी का होता था। तो इससे व्यापारिक जो संबंध होता था वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता था। लेकिन जब मुद्रा आ गया तो लोग पैसे दे करके और सामान ले लेते थे, और उसका सामान उसी के पास रह भी जाता था और पैसा आ भी जाता था, और उससे नुकसान भी नहीं होता था। तो जब से सिक्का आया तब से फिर लोग जो होते थे, यानी कि सभ्यता में बसने वाले, जो नगर में बसने वाले जो लोग होते थे, वो फिर सिक्के का ही उपयोग करना प्रारंभ कर दिए, और वस्तु विनिमय प्रणालियों का उस टाइम से फिर बंद हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग स्टूडेंट श्रेणी, यानी कि श्रेणी का मतलब यहाँ पे है कोई संगठन, ठीक है, जो कुछ कार्य को करता था। सबसे पहला जानेंगे श्रेणी का अर्थ, यानी कि श्रेणी का क्या अर्थ है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे
व्यापारिक और शिल्पकारों के संगठनों को श्रेणी कहा जाता है। यानी कि जो व्यापारी होते थे और जो शिल्पकार होते थे उन लोगों का जो संगठन होता था, संगठन यानी कि जो ग्रुप होता था, उस पूरा ग्रुप को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है। कार्य, सेकंड में कार्य के बारे में जानेंगे, यानी कि श्रेणी का क्या क्या कार्य होता था। शिल्पकारों की सहायता करना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। यानी कि जो शिल्पकार होते थे उन लोगों को सामान बनाने में, यानी कि वो जो भी वस्तु निर्माण करते थे, तो जो श्रेणी लोग होते थे वो उन सामानों को बनाने में शिल्पकारों की सहायता करते थे। और तो और जो वस्तुएं जो निर्माण होती थी, तो उन वस्तुओं में जो भी कच्चा माल लगता था, तो वो जो कच्चा माल है वो श्रेणी ही उन्हें तैयार करके देते थे। और जब वो वस्तु बन जाता था, यानी कि वो पूरा तरीका से जब निर्माण हो जाता था, तो उन वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य भी श्रेणी का ही होता था। ठीक है। तीसरा है आर्थिक भूमिका। आर्थिक भूमिका यानी कि इनकम सोर्स उस टाइम पे कैसा था श्रेणी का। ठीक है। कुछ स्थानों पर श्रेणियां बैंक की तरह कार्य करती थी, लोग अपना धन इनमें जमा करते थे। यानी कि जो कुछ जो श्रेणियां होती थी वो बैंक की तरह काम करती थी। यानी कि बैंक में क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो अपना पूंजी जितना भी रहता है या फिर जो भी अपना धन संग्रह जो भी करते हैं वो जमा करते हैं। तो उस टाइम भी ऐसा ही होता था कि लोग जो होते थे अपना राशि जो होता था, जो धन संग्रह जो भी करके रखते थे, तो वो जाकर के श्रेणी में जमा करते थे ताकि उनका जो पैसा हो वो सुरक्षित रह सके। लास्ट है उद्देश्य, यानी कि श्रेणी का बनाने का क्या उद्देश्य था। शिल्पकारों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करना। यानी कि उस टाइम पे जो लोग भी व्यापार करते थे या फिर जो भी शिल्पकारी का वर्क करते थे, यानी कि जो वस्तुओं को बनाते थे, तो उन लोगों का जो भी हित होता था उसकी रक्षा करना श्रेणी का उद्देश्य होता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे महत्वपूर्ण नगर, यानी कि कौन कौन से जो है प्रमुख नगर है। सबसे पहला है व्यापारिक नगर, यानी कि जहाँ पे व्यापार किया जाता था उसे व्यापारिक नगर कहा जाता है। व्यापार और वाणिज्य के विकास से भरूच, सोपारा, अरिकमेदु जैसे नगर विकसित हुए। ये नगर बंदरगाहों पर स्थित थे। यानी कि व्यापार करने के लिए जो होते थे और वाणिज्य के लिए। ठीक है। व्यापार के संबंध में जो भरूच, फिर सोपारा, अरिकमेदु, ये 3 जो शहर थे ये काफी विकसित थे। और ये तीनों जो शहर थे वो बंदरगाह पे स्थित थे, क्योंकि बंदरगाह में ही उस टाइम पे बाजार यानी कि हाट वगैरह लगता था। ठीक है। उन बंदरगाहों से ही व्यापारिक संबंध बनाए जाते थे उस टाइम पे। सेकंड में है शिल्प केंद्र, यानी कि शिल्प केंद्र के बारे में जानेंगे, यानी कि जो कपड़ों की बुनाई होता था उसका सेंटर के बारे में जानेंगे। ठीक है। कावेरी पट्टनम, वैशाली, मदुरई, बनारस आदि में रेशम बुनाई, वस्त्र निर्माण, रंगाई उद्यान विकसित थे। यानी कावेरी पट्टनम में, ठीक है, मदुरई में, वैशाली में, ये सब सारे जगहों पर जो है शिल्पकार, ठीक है, रंगाई वगैरह का काम, फिर वस्त्र निर्माण, ये सब सारा कुछ जो है वो काफी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट जानेंगे धार्मिक केंद्र, यानी कि धार्मिक केंद्र के बारे में जानेंगे कि उस टाइम पे जो रिलीजियस था उस टाइम पे कैसा था, रिलीजियस सेंटर कैसा था उस टाइम पे, इसके बारे में जानेंगे। बोधगया, उज्जैन, मथुरा जैसे नगर धार्मिक केंद्र बने। यानी कि उस टाइम पे जो होता था बोधगया, उज्जैन, ठीक है, ये सब जो नगर होते थे उस टाइम पे वो धार्मिक केंद्र के रूप में माने जाते थे। जैसे अभी के टाइम पे हम लोग वृंदावन, बनारस, फिर अमरनाथ, ठीक है, ये सब, फिर यहाँ का रामगढ़ का सुप्रसिद्ध जगह है रजरप्पा, ये सब सारा कुछ जैसे धार्मिक केंद्र है ना, तो उस टाइम पे जो उज्जैन, बोधगया, ये सब सारा कुछ धार्मिक केंद्र होता था। नेक्स्ट है प्रशासनिक केंद्र, पाटलिपुत्र, वैशाली, तक्षशिला आदि प्रशासनिक केंद्र थे। और उस टाइम पे जो प्रशासनिक केंद्र होते थे वो पाटलिपुत्र में, वैशाली में, ठीक है, तक्षशिला में, ये सब सारे जगहों पर होता था। ठीक है। यानी कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे वो इन्हीं जगहों पे किए जाते थे। ठीक है, प्रशासनिक कार्य। नेक्स्ट है मथुरा का महत्व, यानी कि जो मथुरा शहर है उसका क्या महत्व है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। लगभग 2500 वर्षों से महत्वपूर्ण नगर।
यानी मथुरा जो है वो लगभग 2500 वर्षों से एक काफी महत्वपूर्ण शहर के नाम से सुप्रसिद्ध है। ठीक है, व्यापारिक और यात्रा मार्ग का प्रमुख पड़ाव उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम मार्गों से जुड़ा, यानी कि व्यापारिक मार्ग के लिए जो है ये मथुरा जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, और तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के मार्गों से जुड़ा हुआ था ये मथुरा। ठीक है, प्राचीन पत्थर की सुंदर मूर्तियां पाई जाती थी। तीर्थ मतलब जैन तीर्थ, बौद्ध मठ और भगवान कृष्ण का मंदिर स्थित, यानी कि काफी पुराने समय के जो प्राचीन जो सुंदर मतलब काफी पुराने समय के जो सुंदर पत्थर होते थे वो यहाँ पे उपस्थित थे। ठीक है, और तो और यहाँ पे जो तीर्थ जैन तीर्थ है, फिर बौद्ध मठ है। ठीक है, और तो और जो भगवान कृष्ण का जो मंदिर है वो मथुरा में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लोह युग में दक्षिण भारत। फिर लोह युग के टाइम, यानी कि लोह युग से यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि लोहे का जब निर्माण हुआ था, लोहे के निर्माण को ही लोह युग कहा गया है। तो उस टाइम पे दक्षिण भारत कैसा था उसके बारे में जानेंगे। दक्कन का नाम, लोह युग में दक्कन को दक्षिण पथ कहा जाता था, यानी कि दक्कन का नाम उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे दक्कन को दक्षिण पथ कहा जाता था। ठीक है, दक्षिण पथ यानी का दक्षिण जाने का एक रास्ता। ठीक है, दूसरा लोहे का प्रारंभिक उपयोग। फिर लोहे का जो है प्रारंभिक उपयोग किस प्रकार हुआ इसके बारे में जानेंगे, यानी कि लोहे का सबसे पहला उपयोग किस चीज में हुआ। दक्षिण भारत में लोहे का पहला उपयोग महापाषाण संस्कृति में लोगों ने किया, यानी कि दक्षिण भारत में जो लोहे का जो उपयोग है उस टाइम पे वो लोग महापाषाण संस्कृति में उस चीज का उपयोग किया। महापाषाण संस्कृति का यहाँ पे मतलब है कि उस टाइम पे जो लोग जब उनकी मृत्यु हो जाती थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था महापाषाण संस्कृति के बारे में कि उसमें जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो क्या होता था कि एक बड़े से पत्थर में उन्हें दफन किया जाता था। ठीक है, सबसे पहले तो लोग बाहर में आंगन वगैरह में या फिर घर में ही दफन कर दिए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे संस्कृति सभ्यता बढ़ी, लोग धार्मिक होने लगे, तो लोगों ने क्या किया, लोग एक बड़े से पत्थर में, जिसे महापाषाण कहा जाता है, बड़े से पत्थर के नीचे जो भी लोग मरते थे, यानी कि जो भी मनुष्य मरते थे उन लोगों का शवों को, यानी कि जो लाश होता था उन्हें बड़े से पत्थर में दफनाया जाता था, और उसके साथ साथ उसका वस्त्र भी होता था, खाने पीने की वस्तुएं भी होती थी, ये सारा कुछ होता था। ठीक है, तो उन लोगों के साथ मतलब जो शव होते थे उन लोगों के साथ उससे दफन किया जाता था। तो महापाषाण जो होता था वो महापाषाण को उठाने के लिए जो लोहे का उपयोग होता था उसमें लोहे का उपयोग काफी ज्यादा होता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा पत्थर था तो किसी चीज से उठाया जाता था, तो वो लोहे का जो एक वस्तु होता था, यानी कि भाला वगैरह समझ लीजिए, या फिर छड़ होता था, उससे उस महापाषाण को उठाया जाता था और लोगों को फिर उसमें दफन किया जाता था। तो उसमें महापाषाण को उठाने के लिए, यानी महापाषाण की संस्कृति में लोहे का काफी ज्यादा उपयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत, यानी कि ऐतिहासिक जानकारी यानी कि सब बहुत पहले की जानकारी के क्या स्रोत है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। महापाषाण काल में अवशेषों से सातवाहन, चोल, चेर और पांड्य राजाओं की जानकारी। महापाषाण काल में जो अवशेष मिले हैं, ठीक है, उन अवशेषों में पांड्य, ठीक है, चेर, चोल, ये सब सारे राजाओं की काफी विस्तृत पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद है पांड्य शासन। उसके बाद पांड्य शासन के बारे में जानेंगे। वर्तमान में तमिलनाडु में पांड्य राजाओं का शासन, यानी कि आय के स्रोत जैसे कृषि और व्यापार से कर, यानी कि जो पांड्य शासन जो उस टाइम पे था, उस टाइम पे जो पांड्य शासन हुआ करता था, तो उस टाइम पे अभी जो वर्तमान में जिसे तमिलनाडु कहा जाता है वहां पे पांड्य राजाओं का शासन हुआ करता था।
यानी कि जो पांड्य शासन होता था, जो पांड्य राजा जो शासन करते थे, वो अभी के टाइम के, जिसे हम लोग तमिलनाडु कहते हैं, वहां पे पांड्य राजाओं ने शासन किया था। ठीक है। और उस टाइम पे पांड्य राजाओं का जो आय का स्रोत होता था, यानी कि इनकम का जो सोर्स होता था, वो होता था, सबसे महत्वपूर्ण 2 स्रोत होते थे। सबसे पहला होता था कृषि और दूसरा होता था वसूली करना। ठीक है, यानी कर वसूलना, व्यापार के कर को वसूलना। ठीक है। 5वां है प्रमुख नगर। फिर हम लोग जानेंगे कि प्रमुख नगर उस टाइम पे क्या क्या थे। ठीक है। प्रमुख नगर में आते हैं मदुरई, महाबलीपुरम, उरेयूर, तिरुनेलवेली प्रमुख शहर। नगरों का विकास व्यापार के कारण हुआ। प्रमुख नगर में क्या क्या आते थे? मदुरई आता था, ठीक है, महाबलीपुरम आता था, उरेयूर आता था, तिरुवेलपुरम आता था। ठीक है, ये सब सारा कुछ जो भी नगर होते थे, ये सारे नगर काफी प्रमुख माने जाते थे। और ये सारा नगर जो है वो किस कारण सबसे ज्यादा विकसित हुआ? सबसे ज्यादा विकसित हुआ व्यापार करने के कारण। ठीक है। उसके बाद है अरिकमेदु। अरिकमेदु के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण बंदरगाह। ये जो अरिकमेदु है वो महत्वपूर्ण बंदरगाह था, यानी कि महत्वपूर्ण बंदरगाह, यानी कि ये जो होता था, ये व्यापार करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था। और तो और यहाँ पे हाट वगैरह, बाजार वगैरह भी लगता था। और ये जो बंदरगाह होता था, ये ज्यादातर नदियों के किनारे ही विकसित रहता था। ठीक है। आयात निर्यात का मुख्य केंद्र। मैंने आपको बताया कि व्यापार करने के लिए, यानी कि आयात और निर्यात करने के लिए जो होता था अरिकमेदु बंदरगाह, यह काफी ज्यादा यूज में आता था। ठीक है। ईंट का ढांचा मिला, जैसे गोदाम, अन्न भंडार, यानी कि अरिकमेदु में ही ईंट का एक बड़ा सा ढांचा मिला, यानी कि ईंट का बना हुआ एक कमरा मिला है, जिसे गोदाम कहा जाता है। यानी कि उसमें उस टाइम पे अन्न रखा जाता था, जिसे अन्न का भंडार कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि पुरातात्विक, यानी कि पहले के क्या क्या साक्ष्य मिले हैं हम लोग को, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, रोम सिक्के, रत्न, दीपक, कांच का बर्तन, इससे रोम के साथ व्यापारिक संबंध का पता चलता है। उस टाइम में विभिन्न प्रकार के जो होते हैं मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांच मिले हैं, रोम के काफी सारे सिक्के मिले हैं। तो इससे यह पता चलता है, इतिहासकारों को ही ये सब सारा कुछ मिला है, तो इससे यह पता चलता है कि उस टाइम पे रोम के साथ भी काफी ज्यादा संबंध, उस टाइम पे व्यापारिक संबंध स्थापित थे। ठीक है। साक्ष्य के रूप में ये चीज मिला है, यानी कि इतिहासकारों को ये पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। 8वां में यूरेर की खुदाई, यानी कि उरेयूर में जो खुदाई किया गया था उसमें क्या क्या मिला था, इसके बारे में जानेंगे। छोटे बर्तन मिले, उपयोग के लिए रंगाई, हड्डियां, राख रखने में, लोहे के हथियार और कांस्य मूर्तियां मिली। ठीक है। छोटे बर्तन मिले हैं, और तो और उसमें क्या होता था कि रंगाई करने के लिए वो काम आता था, राख रखने के लिए, हड्डी वगैरह रखने के लिए वो जो बर्तन होते थे, वो सब के लिए वो बर्तन काम में आते थे। और तो और वहां पे कांस्य की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। ठीक है। इसमें पूरा जो लोह युग का पूरा निष्कर्ष ये निकलता है, दक्षिण भारत की बस्तियां औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुई। यानी कि दक्षिण भारत की जो भी बस्तियां थी वो सारे व्यापारिक केंद्र के रूप में काफी ज्यादा विकसित हो गई, क्योंकि उस टाइम पे आयात निर्यात वगैरह काफी आसानी से होने लगा था। बंदरगाह स्थित था, बंदरगाह में हाट वगैरह लगता था, वहीं से व्यापार, आयात और निर्यात का काफी ज्यादा आसानी से हो जाया करता था। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आप लोगों को पाठ का सार बताऊंगी, यानी कि उस पूरा चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया इसके बारे में बताऊंगी, मतलब पूरा चैप्टर का ओवरव्यू बताऊंगी। ठीक है। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था लोहे की खोज से कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, यानी कि जब लोहे का खोज हुआ, ठीक है, सभ्यता के टाइम पे जब नगरों का विकास हो रहा था, उस टाइम पे जब लोहे का खोज हुआ तो कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ, क्योंकि लोहे के ही बने हुए हाल फाल, ठीक है, और तो और लोहे के ही बने औजारों का इस्तेमाल होने लगा कृषि के कार्य हेतु। ठीक है। नेक्स्ट, लोहे की
कुल्हाड़ी व हल फाल आदि के प्रयोग से कृषि में वृद्धि हुई। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण और उत्तर भारत के गांवों में 3 विभिन्न श्रेणियां के लोग निवास करते थे। भूमिपति, साधारण हलवाई और भूमिहीन मजदूर और दास। यानी कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के इलाकों में 3 प्रकार के कृषि करने वाले श्रेणी लोग रहते थे। सबसे पहला जो भूमिपति होते थे उन्हें बेलल्ला कहा जाता था। दूसरा जो सामान्य कृषक होते थे यानी कि जिनके पास खुद का खेती होता था, ठीक है, उन्हें उनवार कहा जाता था। और जो तीसरा होते थे जिनके पास खुद का खेत नहीं होता था, वो दूसरे की खेतों पे कार्य करते थे और अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें केडिशियार या फिर अधिमयी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था धातु शिल्पकार मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य, बुनाई तथा रंगाई के कार्य महत्वपूर्ण पेशे थे। उस टाइम पे शिल्पकारी का कार्य, ठीक है, रंगाई वगैरह का कार्य, बर्तन बनाने का कार्य, फिर कपड़ा बुनने वगैरह का कार्य, ये सब सारा कार्य जो होते थे उस टाइम पे काफी फेमस थे। ठीक है, महत्वपूर्ण पेशे थे, यानी लोगों का जीवन जीने के लिए एक जरिया था। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु, पांड्य राजाओं और रोम के बीच उन्नत व्यापार स्थापित था। फिर अभी जो वर्तमान के जो तमिलनाडु है वहां पर पांड्य राजा जो होते थे वहां पे शासन करते थे, और पांड्य राजा जो शासन करते थे वहां से इतिहासकारों को काफी सारा चीज मिला है, जैसे बर्तन वगैरह मिला है, रंगाई के कुछ बर्तन मिले हैं, रोम साम्राज्य के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो उन सब से इतिहासकारों को ये पता चला है कि तमिलनाडु में जो पांड्य शासक थे उनका रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध था, इसके बारे में पता चलता है। फिर नेक्स्ट, मथुरा जैसे कुछ शहरों का विकास उनकी विशिष्ट अवस्थिति के कारण हुआ, और मथुरा जो था वो काफी प्रमुख शहर था, तो उसका जो विकास है वो उसके अंदर काफी ज्यादा विशेषताएं थी, यानी कि उसमें काफी ज्यादा मथुरा के अंदर काफी ज्यादा उसमें उन्नति के प्रभाव मिले गए हैं, जिसके कारण वो काफी ज्यादा विकसित था। फिर लास्ट मैंने आप लोग को बताया था पांड्य का राज्य दक्षिण भारत का एक संपन्न राज्य था। पांड्य का जो राज्य है वो दक्षिण भारत का एक संपन्न राज्य था, यानी कि तमिलनाडु जो था वो उस टाइम पे काफी संपन्न राज्य के तौर पे माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट को मैंने आपको पूरे डिटेल में समझाई है। अगर इस चैप्टर का आपको प्रश्न उत्तर वीडियो चाहिए तो आप अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।